हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे द ईव ऑफ सेंट एगिंस के लॉन्ग क्वेश्चन और आंसर के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, द ईव ऑफ सेंट एगिंस से आपका 20 मार्क का लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा। ठीक है, तो द ईव ऑफ सेंट एगिंस से आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको एक आंसर लॉन्ग में देना पड़ता है। और इसमें से हम वही बात करेंगे कि आपका लॉन्ग में आंसर कैसे लिख सकते हैं। और एक बात और, जैसा कि हम द ईव ऑफ सेंट एगिंस में आपको पहला तो इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था, जिसमें आपको समरी बता दिया था, दूसरे में स्पेंसरियन स्टेंजा बता दिया था, और तीसरे लेक्चर में आपको हम एक्सप्लेनेशन करवा रहे थे। लेकिन एक्सप्लेनेशन को कुछ दिन के लिए पॉज करते हैं, क्योंकि अभी सारे लॉन्ग आंसर बचे हुए हैं सारी चीज़ का। जैसे कि द पालग्रेव गोल्डन ट्रेजरी का भी बचा हुआ है, इसके बाद आपका द रैप ऑफ द लॉक का भी बचा हुआ है। तो ये सारे पहले लॉन्ग आंसर करवा दिया जाता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस चलेगी, क्वेश्चन बैंक चलेगी और रिवीजन चलेगा 10 से 12 तारीख के बाद। ठीक है, तो देखिए द लॉन्ग क्वेश्चन में द ईव ऑफ सेंट एगिंस में आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। पहला तो आएगा द ईव ऑफ सेंट एगिंस एज अ रोमांटिक पोएम। दूसरा आ सकता है राइट द सेंट्रल थीम ऑफ द ईव ऑफ सेंट एगिंस। इसके बाद आ सकता है द राइट द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द ईव ऑफ सेंट एगिंस। या फिर लिखने होगा आ सकता है समरी, सेंट एगिंस की समरी को लिखे। ठीक है, तो इन चारों का आंसर बस आपको एक ही देना है, क्योंकि इन चारों में जो हम आंसर तैयार किए हैं वो सारा का सारा इसमें चारों चीज़ का ध्यान रख के किया गया। ठीक है तैयार, तो आप चारों का आंसर बस एक ही दे सकते हैं। तो चलिए आप आंसर के बारे में बात करते हैं। और आप लोग हाँ बोलते रहते हैं कि बहुत सर बहुत धीरे धीरे क्लास चलती है, तो चिंता मत लीजिए, इसका क्लास जल्दी ठीक कर दी जाएगी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से अभी बहुत ही लेट होती है। क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, ऊपर से रिकॉर्ड करना, आपके लिए सारा कुछ टाइप करना, आपकी पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी में सारे क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखना, उसको टाइप करना, फिर उसको अपलोड करना, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा सा विश्वास रखिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए। आपको 15 आपका एग्ज़ाम 1 महीने है, तो इतना समझिए कि 10 से 12 दिन के अंदर सारा कुछ कोशिश की जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, नहीं होगा तो आपका रिवीजन भी होगा ही। थोड़ा सा विश्वास रखिए, आपका सारा कुछ हो जाएगा, इसके लिए चिंता नहीं लेने का। ठीक है, आई एम हियर एंड डोंट फिगर एनी वेयर। ओके, तो चलिए आपको इनसे इसका आंसर देना है। तो देखिए एक बार और बता देते हैं, चाहे आपको वो एज अ रोमांटिक पोएम पूछे, या फिर चाहे सेंट्रल थीम पूछे, या पोएम का आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन पूछे, या फिर समरी पूछे। अब बोलिएगा क्रिटिकल अप्रिसिएशन सर होता क्या है? तो देखिए क्रिटिकल अप्रिसिएशन मतलब एनालाइज करना, पोएम कैसे लिखा गया है, उसका क्या डिक्शन रहा, उसमें कितने पोएम कितने स्टेंजा में है, वो स्टेंजा किस में लिखा गया है, तो ये सारा कुछ हम इसमें समराइज़ करके बताते हैं। तो चलिए इसी वीडियो को अब आंसर की तरफ रुक करते हैं। तो देखिए आपको आंसर में पहला पार्ट लिखना होता है इंट्रोडक्टरी का। तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो सबसे पहले शुरू कैसे करेंगे? द ईव ऑफ सेंट एगिंस। द ईव ऑफ सेंट एगिंस इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव एपिक पोएम विच इज़ रिटन बाय जॉन कीट्स। क्या है? द ईव ऑफ सेंट एगिंस एक लॉन्ग नैरेटिव एपिक पोएम है, ठीक है, जो कि लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। और वो कहाँ कब लिखा गया था? रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिक एज में लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है? ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वो जो थे क्या बोलते हैं, वो जॉन किट्स जो थे वो रोमांटिक पोएट के ग्रेटेस्ट पोएट थे। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है ही ऑल्सो, यहाँ देखिए फिर यहाँ पे सेकेंड जनरेशन के भी वो पोएट थे, रोमांटिक पोएट। किसके बाद? वो भी विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद रॉबर्ट स्वाउदी और एस.टी. कॉलेज। अब ये 4-5 लाइन में क्या बोला जा रहा है? तो द ईव ऑफ सेंट एगिंस एक लॉन्ग नैरेटिव एपिक पोएम है, जो कि जॉन किट्स द्वारा इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिक एज में लिखा गया। ठीक है, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएम, वह एक ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट है इंग्लिश लिटरेचर के। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है एंड ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएम। और क्या बोलते हैं? जॉन किट्स को सेकेंड जनरेशन का रोमांटिक पोएट भी बोलते हैं। किसके बाद? आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट स्वाउदी और एस.टी. कॉलेज के बाद, क्योंकि ये तीनों पहले से कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोला जा रहा है? द पोएम इज़ रिटन इन 1819 एंड पब्लिश इन 1820। मतलब जो ये पोएम है 1819 में लिखा गया था, लेकिन इसको पब्लिश कब कराया गया? 1820 में। ठीक है, अब इसको आगे बात करते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में ऐसे ही यहाँ तक आपको लिखना है, तो बहुत अच्छे से लिख जाएगा। अब देखिए ये सब जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये डिक्शन का पार्ट है, जिसमें मतलब क्रिटिकल अप्रिसिएशन वाला पार्ट ही इसमें जो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन दिस पोएम के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि ये कैसे लिखा गया है, ये क्या, इसमें कितने लाइन है, ये सब। तो देखिए इन दिस पोएम प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टेंजा 42। इसमें कितने स्टेंजा है भाई? 42 स्टेंजा है सर। उसके बाद इसमें कितने जो भी स्टेंजा है वो कितने लाइन की है? 9 लाइन की है। तो हम क्या बताए थे सेकेंड लेक्चर में? द ईव ऑफ सेंट एगिंस में 9 लाइन की स्टेंजा को सर हम बोलते हैं क्या? स्पेंसरियन स्टेंजा। ठीक है,
तो इन दिस पोएम प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टेंजा 42 है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको 9 लाइन में लिखा गया है, 9 लाइन, हर एक स्टेंजा जो होता है वो 9 लाइन की है। इसमें टोटल लाइन ऑफ दिस पोएम इज़ 378। अब देखिए 42 नंबर 378, ठीक है। तो देखिए 42 लाइन की स्टेंजा है, 42 स्टेंजा और 9 लाइन की है, तो 42 को 9 से गुना करेंगे तो 378। तो इसमें टोटल लाइन कितना हुआ, 378 हुआ ना। उसके बाद क्या है, ईच स्टेंजा इज स्पेंसरियन स्टेंजा। आप सर बोलिएगा स्पेंसरियन स्टेंजा क्या होता है, तो इसके सेकेंड लेक्चर में भी बताए थे, इसमें भी बताएंगे हम। तो स्पेंसरियन स्टेंजा किसे कहते हैं, विच इज़, पहली बात तो ये इन्वेंट किसके द्वारा किया गया, तो इन्वेंटेड बाय एडमंड स्पेंसर। स्पेंसर के नाम पर ही स्पेंसरियन स्टेंजा का नाम रखा गया था, ठीक है। उसके बाद हीज एपिक पोएम द फेरी क्यून, ये जो एडमंड स्पेंसर जो पहली बार यूज़ किए थे द फेरी क्यून में किए थे, ठीक है। इसको वही इन्वेंट भी किया और इसका यूज़ सबसे पहले द फेरी क्यून जो पोएम है उसमें किया गया था। उसके बाद है द स्पेंसरियन स्टेंजा जो है, स्पेंसरियन स्टेंजा क्या होता है, तो स्पेंसरियन स्टेंजा इज अ स्टेंजा ऑफ 9 लाइन। इसमें सर 9 लाइन होते हैं, वेयर 8 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होते हैं, तो आयम्बिक पेंटामीटर के लिए सेकेंड लेक्चर देखिए द ईव ऑफ सेंटेंस का, उससे समझ में आ जाएगा। और या फिर लिटरेरी टर्म का भी सेकेंड लेक्चर देखिएगा, उससे भी समझ में आएगा, प्लेलिस्ट में सारा बना हुआ है। तो स्पेंसरियन स्टेंजा होते क्या, तो 9 लाइन की स्टेंजा होती है और उसमें से 8 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं और लास्ट लाइन जो होते हैं ना आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखे जाते हैं, ठीक है। और लास्ट लाइन हेक्सामीटर को बोलते हैं, आयम्बिक हेक्सामीटर को अलेक्जेंड्राइन भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, तो राइमिंग स्कीम इसकी होगी ए बी बी सी और बी सी सी, ठीक है। राइमिंग स्कीम ऐसे है, द ईव ऑफ सेंटेंस के सारे पोएम की राइमिंग स्कीम ऐसी है। अब चलिए राइमिंग स्कीम के लिए अगर नहीं जानते तो वो भी उसी पोएम में बताया जाएगा जिसमें स्पेंसरियन स्टेंजा के बारे में बताया गया, ठीक है। तो अब इसके अगले पार्ट में चलते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म होता है, अब इसके अगले पार्ट में चलिए। तो देखिए द टाइटल कम्स फ्रॉम द डे बिफोर द फीस्ट ऑफ सेंट एग्निस। सेंट एग्निस द पेट्रॉन सेंट ऑफ वर्जिन्स डाइड इन 3rd सेंचुरी, देखो इन रोम। यहाँ पे बोला जा रहा है जो टाइटल है द ईव ऑफ सेंट एग्निस का, इसमें सेंट एग्निस है क्या, इसमें ईव क्या है, तो देखिए सेंट एग्निस का जो टाइटल है ना, ये सेंट एग्निस, एग्निस नाम की एक रोमन गर्ल थी, क्या थी, एग्निस नाम की एक ओल्ड लड़की थी जो कि 13 वर्ष की थी, एक 13 ईयर ओल्ड लड़की थी जो कि क्रिश्चियन फैमिली से आती थी, ठीक है। और जो रोम में रहती है उसको रोमन बोलते हैं। तो इस तीनों लाइन का मतलब यही है कि जो रोमन लड़की थी वो एग्निस नाम की एक रोमन 13 साल की लड़की थी जिसका नाम था एग्निस, ठीक है। और वो क्या थी, वो उसका नाम जो एग्निस है इसका टाइटल उसी के नाम पे रखा गया था, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, दे हैव ग्रेट फेथ एंड बिलीव इन जेसस क्राइस्ट। और उसको जो है ना उसके भगवान, जैसे जेसस क्राइस्ट है ना क्रिश्चियन के जो भगवान है, तो उस पर उसको बहुत ही बिलीव था, उसको बहुत उस पर विश्वास था, भरोसा था। बट सी वॉज किल्ड बाई अ रॉयल फैमिली, बट वो मारी गई किससे, एक रॉयल फैमिली के द्वारा, बिकॉज ऑफ रिजेक्टेड ऑफ मैरिज प्रपोजल। उस लड़की को एक मैरिज प्रपोजल दिया गया था एक बड़े घराने से उस टाइम में। और ये टाइम कब की है, वो 3rd सेंचुरी की है, 291 ईस्वी की बात करें एग्जैक्ट तो वही है, ठीक है। तो उस टाइम में इसको प्रपोजल दिया गया था, लेकिन वो सारी अपना जीवन जो है ना जीसस क्राइस्ट के नाम समर्पित किया था कि ना वो शादी करेगी, ना वो कुछ करेगी, ना वो कुछ गलत काम करेगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वो सारी अपनी ज़िंदगी उसके नाम की थी। तो इसी के वजह से वो क्या की, वो उसको मार दिया गया क्योंकि वो मैरिज ही करना नहीं चाहती थी। तो उस बहुत सारे कारण थे, इसकी इंट्रोडक्टिव वीडियो में मैं बताया, उसमें देख लीजिएगा। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, देखिए ऑन दिस ईव ऑफ हर फेस्ट है, यहाँ पे फेस्ट, ठीक है, डे जनवरी 20th गर्ल्स वेयर हिस्टोकरी टोल्ड द परफॉर्म रिचुअल्स दैट वुड इन्हांस दैम टू सी देयर फ्यूचर हस्बैंड इन देयर ड्रीम्स। और ये पूजा करने का कारण क्या होता है, ये द ईव ऑफ सेंट एग्निस का पूजा का कारण क्या है, तो पहली बात तो है, तो देखिए ये 20 जनवरी को करा जाता है शाम को। और इसमें क्या है, यहाँ पे परफॉर्म एगो रिवाज फॉलो किया जाता है इस पूजा को करने के लिए, ताकि इससे क्या होता है, तो उसको फ्यूचर हस्बैंड, जो उसके नेक्स्ट हस्बैंड, जो उसके हस्बैंड होने वाले हैं, उसको वो ड्रीम में देख सकते हैं वो कैसा है, वो खाना भी खा सकते हैं उसके साथ। तो इसीलिए वो फॉलो किया जाता है ये ट्रेडिशन। इसके बाद क्या है, तो द पोएम इज़ डिस्क्राइब द ट्रेडिशन वैल्यू कल्चर सिविलाइजेशन दैम हिम। और ये पोएम जो है क्या करता है, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करता है, मतलब ट्रेडिशन दिखाता है, वहाँ की सभ्यता को बताता है, वहाँ की संस्कृति को बताता है, कहाँ की, वेस्टर्न कंट्री, इंग्लैंड की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब जो है वो बताता है कि वहाँ की सभ्यता संस्कृति कैसी है। इसके बाद क्या लिखा है, इट सीम्स जॉन कीट्स हिमसेल्फ गेव द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फेमिनिज्म ड्यूरिंग रोमांटिक पीरियड। यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे फेमिनिज्म अलग है और ड्यूरिंग अलग है, ठीक है।
तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो पोएम है इंग्लैंड की, ये जो पोएम है इस माध्यम से पोएट क्या बताना चाहते हैं कि ये फेमिनिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे मैडलिन, इसमें मैडलिन को बहुत ही अच्छा कैरेक्टर की दिखाई गई है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, लिटरेचर बाय द कैरेक्टर ऑफ मैडलिन ग्रेट एपिक पोएम द ईव ऑफ सेंट एग्नीस। मैडलिन के तरफ से दिखाया गया है कि ये फेमिनिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, तीसरा तो हो गया अपने लोग का, अब चौथे में चलते हैं, ठीक है। अब तीसरे पैराग्राफ, तीसरे में आंसर के, तो द पोएट कीप्स द कैरेक्टर ऑफ प्रोफायरो इन सेकेंडरी स्टेटिव सिचुएशन बट द कैरेक्टर ऑफ कांट इग्नोर्ड। अब इसमें पहला कैरेक्टर तो मैडलिन है जो काफ़ी अच्छी है, इसमें काफ़ी अच्छा उसको दिखाया गया, लेकिन दूसरा कैरेक्टर प्रोफायरो है। प्रोफायरो क्या है, तो प्रोफायरो इस पोएट के नज़र में ये सेकेंडरी स्टेटिव है, सेकेंडरी माइंड में आते हैं। पहला तो उसके लिए सबसे ऊपर रहेगा मैडलिन और दूसरे में है प्रोफायरो, लेकिन बिना प्रोफायरो के ये कविता तो कंप्लीट ही नहीं होगी, तो उसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, ठीक है, इस कैरेक्टर को। विदाउट प्रोफायरो द पोएम इज़ कंसीडर्ड यूजलेस, और विदाउट प्रोफायरो ये कैसा लगता है हमको, यूजलेस की तरह और अनऑथेंटिकेट लगेगा, इसलिए हम उसके कैरेक्टर को भी नहीं हटा सकते, मतलब उसके कैरेक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद बोला जा रहा है प्रोफायरो इंटर इनटू द स्किन इन द मिडिल पार्ट ऑफ दिस पोएम, और ये प्रोफायरो कब इंटर करता है हमारे पोएम में, वो मिडिल पार्ट में, ऐसा माने कि आठवीं नौवीं में इंटर करता है, लेकिन ऐसा लिखा जाता है कि मतलब मिडिल पार्ट में हुआ, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है द पोएट डिस्क्राइब दिस कैरेक्टर, यहाँ पे दिस कैरेक्टर एज अ रूलर। अब प्रोफायरो को कैसा कैरेक्टर बताया जाए, क्या कैसा कैरेक्टर बताया जा रहा है, वो रूलर है, वो ग्रामीण क्षेत्र से आता है, वो इलिटरेट है, वो अनसोशल है, इलिटरेट मतलब अनपढ़ है, अनसोशल है जो सोशलिक नहीं हो सकता, दूसरे के साथ बात करने में दिक्कत होती है, ब्लैकिश एंड द पुअर है, वो गरीब है, मैन ऑफ द करेज एंड एडवेंचर्स, लेकिन वो सब कुछ होने के बाद उसमें साहस है, उसमें एडवेंचरस है, वो एडवेंचरस है थोड़ा, वो लड़ाई झगड़े से उतना डरता नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, प्रोफायरो इज़ अ यंग मैन, वो एक यंग लड़का है, एक जवान लड़का है, हु लिव्स इन मूरलैंड इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो मूरलैंड है वहाँ पे वो रहता है, ठीक है। उसके बाद ही लव्स मैडलिन यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ा, ही लव्स मैडलिन हु लिव्स इन अर्बन, यहाँ पे हु है, यहाँ पे जो है ही लव्स मैडलिन, वो मैडलिन से लव करता है, जो लिव्स कहाँ रहती है, अर्बन में, जो शहरी इलाके में रहती है, इंग्लैंड की शहरी इलाके में रहती है। उस फादर बैरोन इज़ अ इमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ द सोसाइटी, और उसके जो फादर है मैडलिन के, जिसका नाम बैरोन है, वो क्या है, इमिनेंट, एक प्रसिद्ध पर्सनालिटी है उस जगह के, एक अच्छे जाने माने वहाँ के व्यक्ति है। एंड रन करसिन, और वो क्या करते हैं, वो करसिन चलाते हैं, अर्सिन रन्स करते हैं, रन्स मतलब ये करसिन जो है वो रन्स करते हैं। जैसे करसिन हमारे इधर ढाबे होते हैं, वो ठेके होते हैं ना दारू वगैरह के, तो उस टाइम में ये ठेके इसको बोले जाते हैं, इसलिए इसको करसिन लिखा गया है, जो कि लंदन में उसका ये बिज़नेस चलता है, ठीक है। तो मैडलिन के पापा क्या है, वो करसिन चलाते हैं, वो एक इमिनेंट पर्सनालिटी है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, मैडलिन इज़ सो हाईली एजुकेटेड एंड रिच, यहाँ पे भी टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि जल्दी जल्दी करने में थोड़ी सी दो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बहुत बहुत भर दिन में टाइपिंग करना पड़ता है हमको। तो मैडलिन इज़ सो हाईली एजुकेटेड, वो बहुत पढ़ी लिखी है, और रिच कॉन्टेस्ट मतलब होता है अच्छे घराने से, मतलब रिच फैमिली से जो आता है उसको बोलते हैं रिच कॉन्टेस्ट, ठीक है। दैट इज़ बियॉन्ड ऑफ द कैपेसिटी ऑफ प्रोफायरो, और जो कि वो रिच फैमिली से है, और प्रोफायरो क्या है, गरीब परिवार से है, तो वो जो है ना प्रोफाइल क्या बोलते हैं मैडलिन, वो उसके हैसियत से ही बाहर है, क्योंकि प्रोफायरो तो गरीब लड़का है और वो बहुत अमीर लड़की है, कैसे दोनों का कनेक्शन बैठेगा। तो ये जो है बियॉन्ड मतलब के पार है उसकी कैपेसिटी, ये प्रोफायरो की कैपेसिटी से, ठीक है, तो उसके औकात से ही बाहर है, ऐसा समझ लीजिए। ही लव्स हर विथ ग्रेट फैथ एंड डिटर्मिनेशन, लेकिन वो लव्स करता है ग्रेट फैथ और डिटर्मिनेशन से, डिटर्मिनेशन के साथ वो अपने उससे लव करता है। बट ही नोज़, अब देखिए जो गरीब होता है वो डिटर्मिनेशन से ही प्यार करता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसके पास प्यारे देने लायक रहता है और कुछ तो देने लायक रहता है नहीं। बट ही नोज़ वेरी वेल दैट ही कांट गेट हर ड्यू टू हिज पुअर, क्या बोला जा रहा है, अ वेरी वेल दैट कांट गेट हर ड्यू टू हिज पुअर इकोनॉमिकल कंडीशन, क्या बोलता है कि वो अपने इकोनॉमिकल, वो जानता रहता है कि वो जानता रहता है प्रोफायरो कि मेरे इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से वो मेरी नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है। एंड सोशल बैकग्राउंड, बट ही हैज़ लॉट्स ऑफ फैथ एंड नोबेल ओकेजन ऑफ दिस द ईव ऑफ सेंट एग्नीस, ठीक है। तो यहाँ पे नोबेल ओकेजन बोला जा रहा है, तो वो जो पूजा होने वाला था, वो जो ओकेज़न रखा गया था, ठीक है, एक नेक, और ओकेज़न का मतलब होता है ऐसा समझ लो कि वो जो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी वही, तो वो क्या एक अच्छे चीज़ के लिए की गई थी,
तो इसी को बोला जा रहा है। उस पर ग्रेट फैथ और उस ओकेज़न पर इसको जो प्रोफाइरो था उसको भरोसा था कि उसमें अगर मेरा चेहरा या फिर ऐसा होगा तो वो फिर हमारी हो जाएगी, चाहे मैं कितना भी गरीब रहूँ। तो उसको बहुत भरोसा था, इसीलिए उसे वो चैम्बर में एंटर करता है। ही यहाँ पे लिखा जा रहा है, हैंस ही टेक हेल्प विथ एंजीला हु इज़ डोमेस्टिक हेल्पर ऑफ मेडलिन। और उसमें जो प्रोफायरो का हेल्प करने वाला बस एक ही लेडीज़ थी। हेल्प कौन करता है? बस एंजीला, क्योंकि वही उसको जानती रहती है। तो एंजीला कौन है? तो भाई देखो डोमेस्टिक हेल्पर है। अब डोमेस्टिक हेल्पर क्या होता है सर? तो देखिए डोमेस्टिक हेल्पर मतलब है कि उसमें काम करती थी, कभी दिक्कत होती थी तो नर्सिंग भी करती थी। वो किसकी? मैडलिन की। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है? बैट्समैन। बैट्समैन कौन है? एक सेंट है, एक पुजारी है, एक प्रीस्ट है। कहाँ क्या? सेंट एगिन चर्च का। वो भी थोड़ी बहुत हेल्प करता है। तब इसके अगले स्लाइड में देखते हैं क्या होता है। अब देखिए चौथे स्लाइड में यहाँ पे बोला जा रहा है, प्रोफायरो हैज़ ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड फैथ फॉर मैडलिन। उसको ग्रेट डिटर्मिनेशन और फैथ के साथ उसको प्यार करता है। उसके बाद क्या है? एंड ही वुड टू अचीव हिज लव और बिलव्ड। बिलव्ड का मतलब होता है प्रियात्मा, लवर का मतलब होता है प्रेमिका, ठीक है। तो प्रोफायरो जो है उसको प्यार करता है अच्छे से, मतलब उसको बहुत ही चाहता रहता है। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है? वो अपने लवर को, अपने प्रेमिका को एनी कॉस्ट पर अचीव करना चाहती थी। एनी कॉस्ट, बाय राइट प्रोसेस और रॉन्ग वे। चाहे वो सीधे तरीके से आए, नहीं तो गलत तरीके से आए, बस आना तो चाहिए मेरे भाई, सिंपल सी बात है। वो सोच रहा था उस टाइम में। उसके बाद बोला क्या जा रहा है? प्रोफायरो इंटर्स इन चर्च ऑन द नोबेल ओकेजन एट ईव ऑफ सेंट एग्निस। और क्या करता है प्रोफायरो? गरीब इंसान अंदर करता है, इंटर करता है चैम्बर में। भाई गरीब है, वहाँ पे सब अमीर है, मार के तो खा जाएगा, ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे बन रहा है, बनेगा। फिर यहाँ पे इवन, यहाँ पे बोला जा रहा है इवन ऑल एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी अगेंस्ट हिम। अरिस्टोक्रेटिक का मतलब यहाँ पे जो अच्छे ख़ानदान से, जो रॉयल फैमिली से है, ठीक है। तो वो रॉयल फैमिली से जो है वो गरीब इंसान से तो नफरत करेगा ही वहाँ पे, क्योंकि वो एक तो गलत मकसद से आया है, ठीक है। तो ये तो नफरत तो करेगा। इसके बाद बोला जा रहा है नो वन लाइक्स हिम। कोई भी उसको पसंद नहीं करता था वहाँ पे, बस एंजिला को छोड़ के। लेकिन यार ड्यू टू हिज पॉवर्टी एंड रेसेस, उसकी गरीबी के कारण उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। इसके बाद बोला जा रहा है ही हैज़ ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड एडवेंचरस क्वालिटी। ही हैज़, उसके पास को क्या था? एक ग्रेट डिटर्मिनेशन और एडवेंचरस क्वालिटी था। टू अचीव हर बेलव्ड एट एनी कॉस्ट ऑफ मेथड वॉट एवर इट मे बी राइट और रॉन्ग, ठीक है। वो क्या करता था? कोई भी कॉस्ट में उसको पाना चाहता था, चाहे वो राइट तरीका हो चाहे रॉन्ग तरीका हो। ही टेक्स सम फर्दर क्लासिफिकेशन बाय द बैट्समैन। और क्या करता है बाद में? उसकी क्लासिफिकेशन होती है बैट्समैन की। हु इज़ द प्रीस्ट ऑफ सेंट एगिन चर्च। और उसे वो बताए भी थे अभी, वो जो बैट्समैन होता है वो सेंट एगिन चर्च का एक पुजारी होता है। एंजीला वन डोमिनेंट फीमेल कैरेक्टर जो है वही जो सिर्फ उसकी हेल्प कर सकती थी, और वो उसका बुरा नहीं चाहती थी। तो हु सपोर्ट हिम अगेंस्ट हर विश और डिज़ायर। वो जो पाना चाहता था प्रोफायरो, उसको सपोर्ट करती थी एंजीला कि हाँ जो करना चाहते हो वो हो जाए। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? एंजीला इज़ द सच कैरेक्टर हु इनडायरेक्टली असिस्ट हिम फ्रॉम बिगनिंग टू एंड ऑफ द लवर्स। और एंजीला ही सिर्फ एक थी जो क्या करती थी? वो शुरू से अंत तक उसको असिस्ट की, उसकी हेल्प की। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? अचीवमेंट इन देयर अचीवमेंट फॉर दिस फ्यूचर लाइफ टारगेट। और क्या बोला जा रहा है? अचीवमेंट इन देयर अचीवमेंट फॉर दिस फ्यूचर टारगेट ही विथ द हेल्प ऑफ एंजीला कम्स इन मैडलिन पैलेस बाय बैक डोर। और क्या करता है? मैडलिन की सहायता से वो जो है प्रोफायरो इंटर कर जाता है चैम्बर के अंदर बैक डोर से, ठीक है। एंट्री विदाउट परमिशन ऑफ बैरोन। बैरोन से पूछ के आएगा तो पहले ही मारा जाएगा। पहली बात तो कोई भी बाप अपने बेटी के घर में कैसे घुसा देगा किसी को? पहले ही मार देगा, ठीक है। तो यहीं पे बोला जा रहा है एंट्री विदाउट परमिशन ऑफ बैरोन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक यही है कि बहुत सारा लिखना पड़ता है, उसमें एक दो आ ही जाते हैं। तो क्या करता है वो प्रोफाइलर जो इंटर करता है बैक डोर से बिना परमिशन के बैरोन को पता चलता तो वैसे भी नहीं आने देता, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? हु इज स्ट्रिक्ट फादर ऑफ मैडलिन, जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट है अपने बेटी के लिए। द पोएट कीप्स, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? द पोएट कीप्स द कैरेक्टर ऑफ द प्रोफाइलर इज सेकेंडरी लेवल बट हिज नेचर ऑफ करेज वुड सपोर्ट इन फेवर हिम to achieve his poverty due to great belief for himself and support of एंजीला। एंजीला ही उसको ग्रेट, उसकी जो करेजनेस है वही देख के उसको बस हेल्प करती है एंजीला। मेक हिज प्लान परफेक्ट, और उसको प्लान जो रहता है उसको परफेक्ट करने में उसकी सहायता करता है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? ही वॉन्ट्स एज लॉन्ग हावर्स इन विंट्री मूनलाइट। और उस दिन जो काफ़ी ठंडा रहता है, काफ़ी ठंडा सिचुएशन रहता है, तो लॉन्ग आवर्स विंट्री मून नियर बेडरूम ऑफ मैडलिन। और वो क्या पहुंचता है? उसके बेडरूम के पास पहुंचता है, ठीक है।
उसके बाद सो दैट ही इंटर्स हर बेडरूम एट द ईव ऑफ सेंट एग्निस, और उसके बेडरूम के पास वो इंटर कर जाए इसीलिए वहाँ पे गया। एंड कैन इम्प्रूव द ड्रीम ऑफ मैडलिन इज़ द ट्रू वॉट एवर सी प्लान्स इन ड्रीम ही कैन डू इट। क्या करता है, हु प्रूव द ड्रीम ऑफ मैडलिन, और वो मैडलिन की ड्रीम को सच्चा करने के लिए, सच हो जाए इसके लिए देखता है। उसके बाद वॉट एवर सी प्लान्स इन ड्रीम ही कैन डू इट, और उसकी जो प्लान्स रहती है वो क्या करेगी, वो देखते मतलब वो सोचता है। तो उसके बारे में देखिए आगे क्या बोलता है, देखिए। तो इन रियलिटी में देखिए वो जैसा सोचता रहता है वैसा होता नहीं है, वो उसके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचता है, वो गलत तरीके से ही आया रहता है और वो उसका मकसद कोई सही नहीं रहता है। तो वो जैसा कि मैडलिन जो रहती है, वो मैडलिन क्या करती है, मैडलिन सोचती है कि वो एकदम प्योरिटी के साथ अपना सही तरीके से वो सारा कुछ फॉलो करती ताकि उसके हस्बैंड मिल जाए, लेकिन ये अपना दिमाग लगा रहा था, बोल रहा था कि हम जाएंगे उसको सपने की जगह उसकी जगह रियलिटी में हम चले जाएंगे तो वो समझेगी हम ही उसके फ्यूचर हस्बैंड है, ठीक है। तो रियलिटी में क्या हुआ, ऑन दिस नॉवेल ईव ऑफ सेंट एग्निस देयर इज एवरीथिंग इज एक्सीलेंट मोड अवेलेबल इन मैडलिन बेडरूम। उसकी बेडरूम जो थी वो काफ़ी अच्छे से एक्सीलेंट तरीके से सजाया गया था, सारे कुछ यही के बारे में बात हो रहा है। ड्यू टू रिचुअल प्रोसेस ऑफ द सेंट ऑफ एग्निस मैडलिन अरेंजेस हर बेडरूम एज अ हीवन। और मैडलिन की जो सेंट एग्निस के दिन क्या हुआ था, मैडलिन का जो रूम था एकदम गजब तरीके से सजाया हुआ था, हीवन की तरह लग रहा था कि कैसा स्वर्ग की तरह सजाया गया है, एज अ फ्लावरी एंड क्रिस्टियनिटी गॉड। उसको फ्लावरी तरीके से उसमें सजाया गया था, फ्लावर वगैरह से। आर पुट अप ऑन द वॉल, और वॉल पे क्या बहुत सारे चीज़ें ब्लड शेडेड एंड हैंजेड ओवर द वॉल इन द बेडरूम। और वो जो है ना ब्लड के शेडेड थे, मतलब तलवार वगैरह वहाँ पे भी थे, ब्लड वाले जितने होते हैं वहाँ पे लगे हुए वैसा बनाया गया था, बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। वहाँ पे क्या है फिर द वेरियस वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स, और उस रूम में क्या था, वो वेरियस वेराइटीज़ फ्रूट वगैरह काफ़ी रखे हुए थे जो कि फिजी लैंड से आए हुए थे, जो कि पोएम पढ़ेंगे ना लाइन बाय लाइन तब वहाँ पे पता चलेगा। हाईली एक्स क्या बोला जाता है, हाईली एक्सपेंसिव सिरप लिक्वर, और वहाँ पे सिरप वगैरह नहीं थे, सिरप का मतलब कप सिरप नहीं, वहाँ पे सिरप का मतलब है कि वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरह के कोल्ड ड्रिंक वगैरह मान सकते हो कि वैसे वैसे जो पीने लायक हो, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई थी। उसके बाद कप बोर्ड इन द बेडरूम विथ हर फेवरेट ल्यूट देयर अ डिम लाइट फील्स इन अ गार्डन गोल्डन इन कलर। और वहाँ पे गोल्डन कलर की एक वहाँ पे कुछ रखी हुई थी जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही थी। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पे, एक सेकंड। प्रोफाइरो लुक्स आउट द सिचुएशन दैट मैडलिन हैज़ गॉन इन हार्ड मोड ऑफ ड्रीमिंग एट इट सीम्स सी इज़ फुली एज स्लीपी। और मैं वहाँ पे प्रोफाइरो जाते ही क्या देखता है कि मैडलिन जो है काफ़ी अच्छी तरीके से सोई हुई है, एकदम ड्रीम वगैरह देख रही है, बहुत ही अच्छे से सोई हुई है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ही कम्स नियर ही ही कम्स नियर इन अ बेड एंड टेक फ्लूट, और उसके बेड के निकट जाती है, बेड मतलब उसका जो बिस्तर है जहाँ पे उसके साइड में जाता है प्रोफाइरो, और उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा हुआ है फ्लूट, वहाँ से एक फ्लूट उठाता है। एंड हैंड एंड प्लेयर्स इनटू ईयर ऑफ मैडलिन, और उसके कान के पास जाता है, क्या करता है, सिरहने के यहाँ पे जाता है और कान के पास जाता है। ऑन द नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरेटिव रोमांटिक पोएम, उसका नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखिए। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन बाय जॉन किट्स दैट प्रोफाइरो प्लीज एंड सिंग्स फ्रेंच लव सॉन्ग। और जब वो उसके बेड के पास जाता है प्रोफाइरो, उसके सिरहाने के पास जाएगा और उसके बाद क्या बोलता है, वहाँ पे गाना गाता है ताकि वो उठ जाए। क्या गाना गाता है, ला बेली डेम सेंस मर्सी। ला बेली डेम सेंस मर्सी एक फ्रेंच सॉन्ग है, ठीक है। फ्रेंच सॉन्ग गाना गाता है धीरे से ताकि वो मैडलिन उठ जाए। इन ईयर ऑफ मैडलिन इज़ द कंट्रास्ट इज कंसीडर्ड दैट इज़ रियलाइज दैट मैडलिन इज़ लुकिंग प्रोफाइरो। क्या करती है, वो जो सपना देखती रहती है वो मैडलिन जो है ड्रीम में, वो क्या देखती है प्रोफाइरो को, कि प्रोफाइरो क्या है, इमॉर्टल है, जो मरणशील है, जो कभी मर नहीं सकता। वो उसके बाद मैच्योर है, वो काफ़ी समझदार है, हाई लेवल सिक्योर्ड मैन है, मतलब क्या, वो काफ़ी एकदम बंदोबस्त, वो काफ़ी अच्छा पैसे वैसे वाला भी है, ये देखती है। उसके बाद क्या बोलती है यहाँ पे, मैडलिन बिकम्स पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ प्रोफाइरो बट दी क्या बोलती है, मैडलिन यहाँ पे बिकम्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और वो जो ऐसा लड़का है वो हमारे पार्ट का लाइफ बनेगा। उसके बाद प्रोफाइरो, बस लेकिन प्रोफाइरो जो रियल में क्या रहता है, प्रोफाइरो इन रियलिटी में रहता है। मैडलिन कम्स आउट ड्रीम, और वो ड्रीम से बाहर आती है, उसके बाद प्रोफाइरो को देखती है, लुक्स और फेस ऑफ प्रोफाइरो। अब प्रोफाइरो को भी देखती है तो देखो पहली बात तो वीक लग रहा है, जबकि वो सपने में देखी काफ़ी मजबूत है, काफ़ी ताकतवर है, पेल लग रहा है, नील लग रहा है, स्टीवन।
वो काफ़ी कमज़ोर लग रहा है, एकदम दुबला पतला सा लग रहा है, वो बहुत ही गरीब टाइप का लग रहा है, ऐसा लगता रहता है। जबकि सपने में सही था, वो ऐसा ही होने वाला था, लेकिन ये प्रोफायरो गलत तरीके से एंट्री किया रहता है, इसीलिए ऐसा हुआ। तो प्रोफायरो रिपीट हिज प्रोमिसेस, अब क्या कर रहा है प्रोफायरो, प्रॉमिस पे प्रॉमिस किया जा रहा है, ना हम ही हैं, तो ऐसे नहीं ना चलेगा। अब प्लीज़ एंड रिक्वेस्ट him him to his life partner in life and tries to assure her happily in life. Porfirio promises with her about going with हिमूरलैंड। अब वो कहाँ कहता है अपने घर ले जाने को लिए उसको बोलता है, उसको बहुत असिस्ट करता है, नहीं मैं ही हूँ तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें करता है। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है वो अपने मूरलैंड के पास लेना चाहता है, अपने घर के पास ले जाना चाहता है। दैट इज़ फार अवे द पैलेस ऑफ मैलिन, और मैडलिन के वो घर से काफ़ी दूर होता है, क्योंकि वो पश्चिमी में रहता है, वो दक्षिणी में रहता है, ठीक है। उसके बाद मैडलिन हर सेल्फ लॉस्ट कंट्रोल एंड इनिशियली बिकम पार्ट ऑफ पार्शियल लाइफ ऑफ हिम। और भी पहली बात तो मैडलिन बहुत ही दिक्कत में रहती है, उसको बहुत ही बुरा फील होता रहता है कि हम क्या सोचे थे, क्या हुआ। अब लॉस्ट कंट्रोल, लेकिन फाइनली वो मान ही जाती है आखिर में, तो अपना कंट्रोल लॉस्ट करती है, फिर बिकम अ पार्शियल लाइफ ऑफ हिम, और फिर उसकी बात में इन्फ्लुएंस हो ही जाती है लास्टली। फिर सी कम्स इन इन्फ्लुएंस ऑफ हिम, और वो इन्फ्लुएंस हो जाती है एंड बिकम रेडी टू गो विथ हिम, और उसके साथ जाने के लिए वो तैयार हो जाती है। इसके बाद अगले पार्ट में है, लास्ट पार्ट इसका आता है, इसमें समराइज़ करेंगे तो देखिए, इट इज़ द टाइम ऑफ द लेफ्ट द पैलेस बिकॉज मून लाइट नियर डाउन एंड इट स्टार्टेड स्टॉर्मी हैंस पोरफायरो एज अ फैंटम गोस्ट। और यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोफायरो, यहाँ पे देखिए स्टॉर्मी का मतलब आंधी, आंधी आई रहती है, आंधी आने वाली रहती है, वहाँ पे सिचुएशन जो बनता है जब वो मान जाती है तो उस जगह पे आंधी आने वाली रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ से वो क्या दोनों चाहता रहता है कि फैंटम की तरह, एक फैंटम एक भूत की तरह यहाँ से निकल जाए, ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि पता चलेगा तो वो लोग का तो जो होना है तो हो ही जाएगा। उसके बाद क्या जा रहा है, विथ मैडलिन फ्रॉम द पैलेस एंड ही प्रूव द कैपेबिलिटी एडवेंचर्स एंड डिटर्मिनेशन फॉर हिज लव ऑफ मैडलिन। लेकिन ये सब करके भी उसको पा ही जाता है, और वो अपने उसके लिए प्यार को और प्रूव करता है कि हाँ मैं पा ही गया, चाहे जैसे करना हो, वो अपना जो करना रहता है वो तो हो ही गया, उसको पाना था वो पा ही गया, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, वो उसके साथ अब जा ही रहा है, वो चली जाए। उसके बाद वो क्या करता है, वो चला जाता है अपने घर जहाँ पे रहता है, वो फॉरेस्ट में रहता है, वहाँ पे चला जाता है उसको लेके। उसके बाद क्या लिखा जाता है, द कैरेक्टर ऑफ प्रोफायरो इज सेकेंडरी इन माइंड इन द टू द पोएट इज डिटर्मिनेशन इन हिज लव एज अ क्रिटिसाइज्ड बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रिंगी फॉल्स और प्रोमिसेस। देखिए प्रोफायरो का कैरेक्टर पहली बात तो झूठा है, क्योंकि वो एक नंबर का झूठा है, क्योंकि उसका जो है वो कैरेक्टर इसीलिए ख़राब दिखाया गया क्योंकि वो काफ़ी क्या ख़राब था, उसमें काफ़ी उसमें फेक प्रोमिसेस की, उसके बाद फॉल्स बोला, झूठ बोला, स्टिंगी उसका नेचर था, बताइए चीटिंग वाली नेचर उसकी है, चीटिंग ही किया उसके साथ झूठ बोल के, तो उसके साथ प्रोफायरो इसलिए इसको सेकेंडरी मायने में रखा गया पोएट द्वारा, ठीक है। और वो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है बिकॉज ऑफ इसके फॉल्स प्रोमिसेस और चीटिंग के वजह से। ड्यूरिंग दिस नोबेल ओकेज़न, ये जो नेक ओकेज़न लिया गया था ओकेज़न में, इसीलिए उसको ऐसा बोला जा रहा है कि वो सेकेंडरी माइंड में आया। तो ही अचीव हिज लव बट मेड ऑफ रिसीविंग हिज लव इज़ नॉट ऑप्टन जस्टिफाइंग। वो तो पा तो गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत ही था, ये सही नहीं था, यही बोला जा रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द रोल ऑफ मैडलिन इज़ फुल्ली ऑफ प्योरिटी स्पिरिचुअलिटी कंपेयरिंग टू मी। लेकिन अगर कंपेयर करें मैडलिन के साथ तो वो कहाँ कहाँ क्या बोलते, कहाँ रंग क्या क्या एक वो होता है ना, तो द रोल ऑफ मैडलिन इज़ फ्यूल प्योरिटी, वो काफ़ी प्योर थी, काफ़ी सीधी सादी लड़की, और वो कंपेयर कर रहा है किसे, प्रोफायरो से, कहाँ वो कमीना है। तो चलो यही बात है। उसमें फिर बोला जाता है द पोएम ईव ऑफ सेंट एग्नेस रिप्रेजेंट रोमांटिक नैरेटिव एपिक पोएम बिफोर लिटरेरी सोसाइटी, और ये काफ़ी अच्छी पोएम रही यार, काफ़ी तगड़ी पोएम थी। तो चलिए इसी के साथ ये सारे कुछ ठीक किए जाते हैं, और इसमें जो भी यहाँ पे कहीं पे दिक्कत वगैरह है, टाइपिंग मिस्टेक, जब आप इसको नोट्स भेजेंगे ना तो उसमें सही कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका लॉन्ग आंसर ख़त्म होता है, इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, और इसके अगले लेसन में आपको क्या होगा, इसके अगले जो पार्ट होगा इसमें क्या करना, उसमें क्या करेंगे, इसका जो होगा शॉर्ट नोट्स वगैरह दे देंगे ताकि उससे आप रिवाइज़ कर पाइएगा, और उसमें लाइन बाई लाइन पॉइंटर बना के देंगे, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि उस पॉइंट में इंट्रोडक्शन में क्या सब लिखना है, इसमें क्या लिखना है, ताकि उसे इतना याद ना करना पड़े, ठीक है। तो इसी के साथ यार मस्त रहो, व्यस्त रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में।